हेलो एवरीवन, माय नेम इज पार्थ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में फ्रॉम एसएससी क्लास 10 एंड वी विल ओनली टॉक अबाउट मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स। नाउ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज करके बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक रिलीज हुआ है उसको एनालाइज करके कुछ टॉपिक्स हमारे सामने आते हैं विच आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड दे आर माय मोस्ट आईएमपी टॉपिक्स। उन्हीं के बारे में इस वीडियो में यहां पर हम बात करने वाले हैं एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उन टॉपिक्स के ऊपर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं उन क्वेश्चंस का नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में उसके आंसर्स बनाए गए हैं, तो आई एम श्योर आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए उनको याद करने में। एंड एक लास्ट बात, अगर आप सोच रहे हो ये चैप्टर छोड़ देता हूं, स्किप कर देता हूं, वेटेज कम है, डिफिकल्ट है, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, फालतू चैप्टर है, प्लीज ऐसी गलती मत करना। 3 से 4 मार्क के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल। मैंने जितने क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं उतने तो करके ही जाना, उसके ऊपर करना है तो प्लीज करो, कोई नहीं रोक रहा है, सारे क्वेश्चन करके जाओ मैं तो बोलता हूं, लेकिन मैंने जितने दिए हैं मिनिमम बेयर मिनिमम उतने तो करके ही जाने हैं। 1 से सवा घंटे के ऊपर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए टू प्रिपेयर दीज क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कुछ इवेंट्स के बारे में आपको यहां पे बताना चाहता हूं। अगर आप मुंबई में रहते हो जस्ट लाइक मी, तो एवरी मॉनसून एवरी रेनी सीजन आपने कोई ना कोई टाइप का फ्लड तो देखा है, या तो घुटने तक पानी आ रहा है, कमर तक आ रहा है, या तो गले तक आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई टाइप का फ्लड आपने एक्सपीरियंस किया ही होगा। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वेट फैमिन एंड ड्राई फैमिन। फैमिन मतलब फूड का शॉर्टेज, खाना कम प्रोड्यूस हो रहा है, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन वेट फैमिन में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बारिश आ गई, फ्लडिंग हो गई, हमारा जो फार्म था, हमारा जो फील्ड था, खेत था, वहां पे सारा पानी भरा हुआ है, पच हो गया है, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, दैट इज अ वेट फैमिन। ड्राई फैमिन में क्या हो रहा है, सूखा पड़ा हुआ है, बारिश आई नहीं, क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाए, शॉर्टेज ऑफ फूड दोनों में, लेकिन रीजन अलग है, ठीक है। फिर एक इवेंट होता है साइक्लोन। देखो साइक्लोन एंड टॉर्नेडो आर वेरी सिमिलर, बच्चों को यहां पे कंफ्यूजन होता है, डिफरेंस आपको बता देता हूं। देखो दोनों में तेज बारिश आने वाली है, तेज हवा आने वाली है, थंडर स्टॉर्म होगा, बहुत सारा डैमेज होगा, ये सारी चीजें कॉमन है साइक्लोन एंड टॉर्नेडो में, लेकिन सबसे बड़ा फर्क होता है उसके साइज का। साइक्लोन इज अ वेरी वेरी लार्ज, बहुत ही बड़ा वेदर इवेंट होता है एंड काफी हफ्तों तक चलता है, उसका जो ड्यूरेशन है ना वो भी बहुत ज्यादा लंबा है। लेकिन टॉर्नेडो की अगर बात करें तो इट इज अ मच स्मॉलर इवेंट एंड इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन कुछ घंटों से लेके 1 दिन तक का होता है। एंड टॉर्नेडो छोटे से एरिया में डैमेज करेगा लेकिन छोटे से एरिया में करेगा। साइक्लोन हफ्तों तक चलेगा, चलते 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 जहां जहां जाएगा डैमेज करते जाएगा। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ साइक्लोन एंड अ टॉर्नेडो। साइज का डिफरेंस है, ड्यूरेशन का डिफरेंस है, ठीक है भाई। फिर अर्थक्वेक की बात करें तो आई एम श्योर आप लोग न्यूज पढ़ते हो। कुछ दिनों पहले टर्की में बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंड डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक आया है एंड इट इज वेरी सैड टू रीड अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन टर्की राइट नाउ। कितने लोग मर चुके हैं, मोर देन 42,000 पीपल डाइड, 1.5 मिलियन के आसपास लोग होमलेस हैं, लाखों बिल्डिंगें टूट चुकी हैं एंड आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हाउ दे आर गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, बट इट इज जस्ट devastating and saddening to hear what is going on and I can't imagine वहां के लोग अभी किस तरह जी रहे हैं और what they are going through right now, I don't know. So that is earthquake, very devastating and volcanic eruption सबने सुना हुआ है। वॉल्केनो की एक एग्जांपल आपको देता हूं। एक रोमन सिटी था जिसका नाम था पोम्पे, बहुत सालों पहले की बात है, 79 AD। वहां पे एक वॉल्केनो था जिसका नाम था माउंट वेसुवियस, वो फटा एंड कुछ घंटों के ड्यूरेशन में, एक रात में, एक दिन में पूरा जो सिटी था इट वाज कवर्ड बाय ऐश। पोम्पे का जो पूरा सिटी था वो ऐश से कवर हो गया, सारे लोग मर गए। 10,000 से 20,000 लोग मरे होंगे ऐसा एस्टिमेट है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता हमें, बट अगेन वॉल्केनो कैन बी वेरी 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 डेवेस्टेटिंग। तो जितने भी इवेंट्स मैंने आपको बताए, ऑल सच इवेंट्स आर कॉल्ड एज डिजास्टर्स एंड देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोग तो मरने वाले हैं, प्रॉपर्टी डैमेज होने वाली है, बट एट द सेम टाइम दे विल कॉज सडन चेंजेस इन द एनवायरमेंट एज वेल। मतलब जब एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत सारे गैसेस, बहुत सारा धुआं, बहुत सारा ऐश, राख हवा में जाती है विच कैन कॉज पॉल्यूशन। जब एक फॉरेस्ट फायर होती है, अमेजोन में फॉरेस्ट फायर हुआ था कुछ सालों पहले, तो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस, धुआं, गैस वगैरह सब बाहर आ रहा था विच कैन कॉज क्लाइमेटिक चेंजेस, एनवायरमेंटल डैमेज यहाँ पे हो सकता है। लेकिन
हम भी कुछ कम नहीं है। हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते रहते हैं, नेचर से हम लेते रहते हैं। सो एनवायरमेंट इज ऑल्सो डैमेज ड्यू टू यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अवर डेवलपमेंट, फॉर अवर ग्रीड। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ऑयल स्पिल का। देखो ओशन में, सी में ना ऑयल रिग होती है। ऑयल रिग मतलब एक जगह होती है जहां पे वो लोग ओशन का जो फ्लोर है वहां से ऑयल, क्रूड ऑयल को निकालते हैं एंड फिर वहां से वो ऑयल ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाय द यूज ऑफ शिप्स। तो वहां पे कुछ अगर प्रॉब्लम हो गया, ऑयल रिग में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो जो ऑयल हम बाहर निकाल रहे थे वो सारा लीक हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गड़बड़ हो गई तो शिप में से ऑयल स्पिल हो सकता है एंड एक्वेटिक लाइफ यहाँ पे डैमेज हो सकती है। करेक्ट है। नाउ माइनिंग एक्सप्लोजन्स एंड माइनिंग एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, जहां पर बहुत सारे लोग एक माइन के अंदर ट्रैप हो गए, है ना, वहां पे धमाका वगैरह करना पड़ता है, डायनामाइट फोड़ना पड़ता है, तो कुछ पत्थर वत्थर गिर गए, लोग अटक गए वहां पे, बहुत सारे लोग मर गए, ऐसा भी एक्सीडेंट हो सकता है। एंड ऑब्वियसली जितना ज्यादा हम इन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो तो खत्म होते जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम जितना हम कोल को जलाएंगे उतना ज्यादा क्लाइमेट में भी चेंज होने वाला है, पोल्यूशन भी होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग भी होने वाली है। सो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसके भी, राइट। एंड डिफॉरेस्टेशन तो आप सब जानते ही हो, पूरा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है जितने ज्यादा पेड़ हम काटेंगे, ठीक है। जितने जानवर वहां रहते हैं उनका घर वगैरह अपन जला रहे हैं, तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं। सो ये सारे इवेंट्स, दीज इवेंट्स कैन लीड टू सडन डिजास्टर्स विच आर अनएक्सपेक्टेड टू ह्यूमन। ऑयल स्पिल हमने जानबूझ के नहीं किया, एक्सीडेंटली हुआ, इट वाज अनएक्सपेक्टेड। करेक्ट है। माइनिंग एक्सीडेंट भी हो रहा है, अगर लोग वहां पे ट्रैप हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो अगेन हमने जानबूझ के थोड़ी किया है, अनएक्सपेक्टेड है, एक्सीडेंटल डिजास्टर्स हैं, तो इनको हम बोलेंगे हमारे मैन मेड डिजास्टर्स। यहां तक की बात समझ में आ रही है। एंड एक लास्ट बात, यूनाइटेड नेशंस ने, ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। यूनाइटेड नेशंस हैज डिफाइंड डिजास्टर एज सडन इवेंट दैट लीड्स टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फोन करके बताएगा वो मैं आ रहा हूं, कल आ रहा हूं, मेरे लिए चाय वगैरह बना के रखना, नहीं, इट इज अ सडन इवेंट, कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, सडन इवेंट विच विल लीड टू ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन आपको 1 मार्क के लिए आ सकती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक आखिरी बात, पीरियड ऑफ ईच डिजास्टर इज ऑल्सो नॉट सेम। पीरियड मतलब क्या, उसका टाइम ड्यूरेशन, कितने टाइम तक चलेगा हमें नहीं पता। सम डिजास्टर्स आर शॉर्ट, सम आर वेरी वेरी लॉन्ग। साइक्लोन की बात करें तो इट इज अ लॉन्ग टर्म डिजास्टर, टॉर्नेडो की बात करें तो इट इज अ शॉर्ट टर्म डिजास्टर। एंड रीजंस बिहाइंड ईच डिजास्टर्स आर ऑल्सो डिफरेंट। अब वेट फैमिन एंड ड्राई फैमिन, फैमिन मतलब फूड का शॉर्टेज, खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन रीजन अलग है, एक में ज्यादा बारिश हो रही है, एक में बारिश नहीं हो रही है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्जेक्टिव्स में या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जितने भी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे उसका 2-2, 3-3 एग्जांपल याद करके जाना, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, उसमें भी और सब टाइप्स है, लेकिन बेसिकली कितना टाइप है, 3 टाइप है। एक होता है जियोफिजिकल, एक होता है बायोलॉजिकल, एक होता है मैन मेड। जियोफिजिकल इज रिलेटेड टू अर्थ का फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसको भी डिवाइड किया है फर्दर इनटू जियोलॉजिकल एंड एटमॉस्फेरिक। सुनो, जियोलॉजिकल मतलब क्या, अर्थ के क्रस्ट में या फिर मैंटल में कुछ गड़बड़ हो गई तो जियोलॉजिकल डिजास्टर होगा, या फिर अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ हो गई तो एटमॉस्फेरिक डिजास्टर होगा। अब इसका एग्जांपल समझ लो। एक एग्जांपल सबसे पहला, अर्थक्वेक, वी ऑल नो व्हाट इज अर्थक्वेक। सेकंड एग्जांपल लेंगे वोल्केनिक इरप्शन, अगेन वेरी सिंपल टू रिमेंबर। थर्ड वी हैव इज अ सुनामी, इजी। लैंडस्लाइड, लैंडफॉल, है ना, लैंड का एक पूरा लेयर है जो घिसते हुए नीचे आ जाएगा, एंड नीचे जितना कुछ है, अगर लोग रहते हैं, लोगों के घर हैं, सब कुछ दबा हो जाता है, राइट। देन यू हैव सॉइल इरोजन, बहुत सारी रीजंस हैं, हवा से, पानी से, या फिर डिफॉरेस्टेशन से सॉइल का जो लेयर है वो धीरे धीरे खत्म होते जाता है, घिसते जाता है, निकलते जाता है, दिस इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। देन यू हैव फ्लडिंग, वेरी सिंपल। चलो एटमॉस्फेरिक की बात करेंगे तो सबसे पहले यहां पे दिया है हॉट एंड कोल्ड वेव्स, ध्यान से सुनना मेरी बात। हॉट वेव या फिर हीट वेव क्या होती है, एक पर्टिकुलर एरिया में उसका टेम्परेचर अगर एवरेज टेम्परेचर से ऊपर चला गया, फॉर एग्जांपल मुंबई का एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो 34 हो गया, 35 हो गया, एंड कुछ हफ्तों तक ऐसे ही 34-35 चल रहा है, तो दैट टाइम ड्यूरेशन, वो कुछ हफ्तों का जो टाइम है जहां पे 34-35 चल रहा था, दैट टाइम इज कॉल्ड एज हीट वेव। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, एवरेज टेम्परेचर के ऊपर चला गया टेम्परेचर, ठीक है। कोल्ड वेव क्या होगा, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट,
एक पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर के बहुत नीचे चला गया एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम वो नीचे ही है, तो उस टाइम पीरियड को मैं बोलूंगा कोल्ड वेव। सिंपल, टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर के ऊपर चला गया तो हीट वेव, नीचे चला गया तो कोल्ड वेव, लाइक दैट। नाउ दूसरा एग्जांपल लिया है स्नो स्टॉर्म्स, स्नोफॉल, वी नो दिस, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। चलो फिर बात करते हैं साइक्लोन्स की। अभी अभी हमने डिस्कस किया था साइक्लोन क्या होता है। हेल स्टॉर्म, गुजराती में करा बोलते हैं इसको, बेसिकली आइस का, बर्फ का बड़ा बड़ा पत्थर जैसा होता है जिसको जो गिरता है सर पे गिरेगा तो फेटल भी हो सकता है, मर भी सकते हो, इतना वेलोसिटी के साथ वो गिरेगा तुम्हारे ऊपर तो ऑब्वियसली इट कैन कॉज डेथ। देन ड्रॉट, ड्रॉट इज नथिंग बट सूखा पड़ा हुआ है, ड्रॉट के वजह से होती है ड्राई फैमिन, फैमिन क्या है, शॉर्टेज ऑफ फूड। बारिश नहीं आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ड्रॉट। ड्रॉट के वजह से क्या हो रहा है, क्रॉप ग्रो नहीं हो रहा है, ड्राई फैमिन। ड्रॉट के वजह से होती है ड्राई फैमिन, ठीक है। देन मीटियोराइट इम्पैक्ट, डायनासोर्स मर गए थे, मीटियोराइट गिरा था, तो दैट इज ऑल्सो एटमॉस्फेरिक डिजास्टर। यहां तक कूल है, समझ में आ गया सब कुछ, तो चलते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर्स विच आर अगेन डिवाइडेड इनटू प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट वाले एग्जांपल ले लो, सबसे पहला दिया है फॉरेस्ट फायर। देन यू हैव फंगल डिजीजेस, जो तुम्हारे फार्म में, हमारे खेत में क्रॉप्स को डिजीज हो सकती है, फंगल डिजीज। एग्जांपल दिया है ब्लिस्टर का, देखो पत्ते के ऊपर कुछ कुछ व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, दैट इज फंगल ग्रोथ। देन यू हैव वीड, वो वाला वीड की बात नहीं कर रहे, वीड मतलब क्या, अनवांटेड प्लांट्स जो आपके क्रॉप के आजू बाजू ग्रो होते हैं एंड क्रॉप का न्यूट्रिशन ले लेते हैं, उसकी सनलाइट ले लेते हैं, उसकी जगह ले लेते हैं, क्रॉप को डैमेज करते हैं। उन छोटे छोटे फालतू प्लांट्स को क्या बोलते हैं, वीड। एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्वेटिक वीड्स भी होती हैं। इनसे क्या होगा पता है, मालूम है, वो प्लांट्स कभी ना कभी मरेंगे, मरेंगे तो पानी में डिकम्पोज होंगे। ध्यान से सुनना, एक्वेटिक वीड मरी, मरी तो पानी के अंदर वो क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। डिकम्पोज होते होते इट विल यूज द ऑक्सीजन विच इज डिजॉल्व इन द वाटर। पानी के अंदर का ऑक्सीजन ये लोग यूज करेंगे फॉर डिकम्पोजिशन, तो पानी के अंदर का डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा विच विल अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। मछलियों के लिए कम ऑक्सीजन बचेगा विच कैन कॉज डेथ ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम और एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, बात समझ में आ रही, अंदर अंदर घुस के बता रहा हूं। देन यू हैव कैरेट ग्रास, गाजर का ग्रास, अगेन अ टाइप ऑफ वीड, एंड कॉमन ग्रास इज ऑल्सो टाइप ऑफ वीड। ठीक, चलो एनिमल वाले डिजास्टर्स की अगर बात करें तो यहां पे आता है इन्फेक्शियस वायरस, गो कोरोना वायरस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ वायरल एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स। देन बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है, कॉलेरा का, प्लेग का, इसका भी एपिडेमिक्स आ सकता है, करेक्ट। देन यू हैव इंसेक्ट से होने वाले बायोलॉजिकल डिजास्टर, लोकस्ट अटैक हुआ था बीच में राजस्थान में। धीरे धीरे लोकस्ट मतलब ग्रासहोपर्स होते हैं, झुंड में आते हैं, लाखों की तादाद में आएंगे, पूरा खेत दबा करके चले जाएंगे। सो दैट इज अ इंसेक्ट बेस्ड बायोलॉजिकल डिजास्टर। देन यू हैव बाइट ऑफ पॉइजनस एनिमल्स, या तो फिर रैबिड डॉग, ऐसा कुत्ता जिसको रेबीज हुआ है, वो भी अगर अपने को काटेगा तो आपको भी रेबीज हो सकता है अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया विद इन 24 या 2 डेज, बेसिकली एक दो दिन का ही टाइम होता है। अगर कुत्ता काट रहा है ना तो इमीडिएटली जाके इंजेक्शन ले लेना, डोंट वेट। तो ये हो गए तुम्हारे प्लांट और एनिमल बेस्ड बायोलॉजिकल डिजास्टर्स। अब मैन मेड डिजास्टर की जहां पे बात आती है तो यहां पर भी दो टाइप होती है, अननोन, अननोन मतलब हमने जानबूझ के नहीं किया, अनएक्सपेक्टेड था, एक्सीडेंटल डिजास्टर था लेकिन हमारे वजह से हुआ, दैट इज अननोन डिजास्टर। एंड एक होता है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इंटरनेशनल दिया, इंटरनेशनल नहीं होता, इंटेंशनल मतलब जानबूझ के किया गया है, दैट इज अ इंटेंशनल डिजास्टर। तो पहले अननोन की बात कर लेते हैं, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। पॉइजनस गैस का रिलीज, भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर आप बात करो तो वहां पे रातों रात एक केमिकल प्लांट था, वहां से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का गैस रिलीज हुआ, बहुत सारे लोग मर गए एंड दैट वाज अगेन अननोन, अनएक्सपेक्टेड, एक्सीडेंटल डिजास्टर, गैस रिलीज हो गई। एटॉमिक टेस्ट जब की जाती है, एक एटम बॉम्ब को फोड़ के देखते हैं फट रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं एटॉमिक टेस्ट। जहां पर एटॉमिक टेस्ट होती है दैट एरिया बिकम्स रेडियो एक्टिव एंड रेडियो एक्टिविटी कैन लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हजारों सालों तक रेडियो एक्टिविटी रहती है, खत्म नहीं होती है। तो हमने टेस्टिंग तो कर ली लेकिन अब उस एरिया में आगे जाके क्या इफेक्ट होगा रेडियो एक्टिविटी से ये हमें नहीं पता, तो इट कैन लीड टू एन अननोन डिजास्टर। ठीक है, हमने बॉम्ब तो फोड़ लिया लेकिन आगे जाके उधर क्या होगा ये मेरे को नहीं पता, उस जगह में वहां के एनिमल्स, वहां का इकोसिस्टम किस तरह से चेंज होगा, किस तरह से अफेक्ट होगा ये मुझे नहीं पता, सो इट इज अ अननोन डिजास्टर।
ठीक है। देन अनप्लान्ड एक्शन और एक्सीडेंट। अनप्लान्ड मतलब क्या, जो गलती से हुआ। प्लान्ड एक्शन आप जानबूझ के करते हो, अनप्लान्ड क्या होता है, गलती से हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, दैट इज ऑल्सो अ मैन मेड डिजास्टर। अब मैं थोड़ा वहां चले जाता हूं। इंटेंशनल डिजास्टर्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल है वॉर, जानबूझ के हम करते हैं, करेक्ट है, खुद से थोड़ी होता है। बॉम्ब ब्लास्ट अगेन हम कर रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग होती है, और भी कई तरह की बॉम्बिंग होती है, राइट। फोर्स्ड माइग्रेशन, लोगों को एक एरिया छोड़ के भागना पड़ रहा है, अपने मर्जी से नहीं जा रहे हैं वो, उनको वहां से भगाया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड माइग्रेशन। सिंपल एग्जांपल ले लो सीरिया का, अभी भी वहां वॉर चल रही है, लोग कंट्री छोड़ के भाग रहे हैं बिकॉज दे वांट टू सर्वाइव, दे वांट टू लिव, सो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स्ड माइग्रेशन। देन वी हैव टेररिज्म, एवरीबडी नोज व्हाट इज टेररिज्म, रेप्स होते हैं, एंड वी हैव चाइल्ड लेबर। तो ये सारे हो गए तुम्हारे इंटेंशनल मैनमेड डिजास्टर्स। यहां तक की कहानी समझती है, तो आगे चलते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। एक डिजास्टर इमेजिन करो कि अर्थक्वेक आया हुआ है, सो बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक भाई वहां पे क्या क्या चेंज आएगा, क्या क्या इफेक्ट होगा, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, मेडिकल इमरजेंसी रहेगी, बिल्डिंगें टूट जाएंगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना, लोगों की जॉब्स चले जाएंगे, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। सो वी नो द इफेक्ट्स। इन इफेक्ट्स को हम थोड़ा कैटेगराइज करते हैं, कैटेगरीज में डालते हैं, एंड एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लिसन, देयर आर 6 इफेक्ट्स जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रोफेशनल, पॉलिटिकल और मेडिकल। एग्जाम में सवाल कैसे आता है, ध्यान से सुनना। एक फोटो दिया रहेगा डिजास्टर का, कोई भी डिजास्टर हो सकता है, रेलवे एक्सीडेंट हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, सुनामी हो सकता है, उस डिजास्टर के कोई भी 2 इफेक्ट्स बताओ। तो 2 इफेक्ट्स आप कहां से लिखोगे, यहां से, या तो इकोनॉमिक लिखो, सोशल लिखो, या तो एनवायरमेंटल, ठीक है। सो फॉर सेफ्टी 6 में से एटलीस्ट 4 मुझे आने चाहिए, सो दैट आई कैन राइट एटलीस्ट 2 इफेक्ट्स ऑफ एनी डिजास्टर विच कैन कम इन द एग्जाम। ठीक है, बात समझ रही है। मिनिमम कितने करके जाएंगे, 4 करके जाएंगे। सबसे पहला इकोनॉमिक समझ लेते हैं। देखो, सडन इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे, सब कुछ टूट गया है तो रिबिल्ड करना है, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर, रिकंस्ट्रक्शन पे खर्चा ज्यादा हो रहा है तो दूसरे सेक्टर्स का डेवलपमेंट रुक जाएगा। डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, उस एरिया का प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, उस कंट्री का इकोनॉमी डिक्लाइन होगा, ठीक है। सोशल इफेक्ट्स मतलब सोसाइटी में क्या इफेक्ट हो रहे हैं, लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, लोग मर रहे हैं, लोग इंजर्ड हैं, तो फिजिकल प्रॉब्लम तो है लेकिन ट्रॉमा भी होगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, सुना है आपने। इतना सारा डेथ अगर मैं देख रहा हूं, इतना नुकसान मेरे आजू बाजू में देख रहा हूं, तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। तो मैनी पीपल इन दैट एरिया, विक्टिम्स विल सफर फ्रॉम पीटीएसडी, मेंटल हेल्थ इंपैक्ट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट एंड होमलेसनेस, लोगों को वहां से जाना पड़ेगा, घर वर टूट गए हैं, रहने के लिए जगह नहीं है, तो फोर्स्ड माइग्रेशन वाली बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट, एंड रहने के लिए जगह नहीं है तो होमलेसनेस। शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों की जॉब्स चली जाएगी, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड चला जाएगा, इकोनॉमिक डिक्लाइन आ जाएगा, ठीक है। देन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स टूट रही हैं, ब्रिजेस टूट रहे हैं, रास्ते टूट रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज टूट रही हैं। ड्राइंग आउट ऑफ वाटर सोर्सेस, अगर मैं ड्रॉट की बात करूं, ठीक है, बारिश नहीं आई है, सूखा पड़ा हुआ है, तो उसमें तुम्हारा जो रिवर है, तुम्हारा लेक है, पॉन्ड है, वो सब सूख चुका है, तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। एंड एक और बहुत ही सैड सा पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। पॉल्यूशन ऑफ एनवायरमेंट ड्यू टू डिकम्पोजिंग कॉर्पसेस ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। अब ये कोविड के टाइम की बात है, आई एम श्योर आप लोगों को भी याद होगा, न्यूज में आया था, बहुत सारे कोविड पेशेंट्स की जो डेड बॉडीज थी उनको प्रॉपरली डिकम्पोज या फिर बरी या फिर अंतिम क्रिया जो होती है वो नहीं किया गया था, एंड रिवर में फेंक दिया गया था। तो दैट वाज अगेन अ वेरी सैड थिंग। डेड बॉडी को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली, एंड एट द सेम टाइम जो पूरी रिवर थी वो पोल्यूट हो गई थी बिकॉज ऑफ डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमंस। सो दैट इज वन मोर एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल में क्या होगा, स्ट्रेस ऑन द वर्कर्स, जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, या फिर जो टूट फूट गया उसको जो रिकंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर्स रखे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। कोलैप्सिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेन वेन चल रही है, मेट्रो है, वो सब टूट जाएगा, ब्रिजेस टूट जाएंगे, है ना। शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज। चलो, पॉलिटिकल इफेक्ट्स क्या होंगे, ध्यान से सुनना। अगर गवर्नमेंट, वहां की जो गवर्नमेंट है, उसने
प्रॉपरली उस डिजास्टर को मैनेज नहीं किया, लोगों को प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला, रेस्क्यू नहीं मिला, शेल्टर नहीं मिला, सेफ्टी नहीं मिली, मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिला, तो लोगों का उस गवर्नमेंट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, विच विल कॉज पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, प्रोटेस्ट वगैरह चालू हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, राइट्स हो जाएंगी। सो देयर विल बी चेंज इन पॉलिटिकल लीडरशिप, वहां का जो लोकल मिनिस्टर है या फिर जो भी है उसको चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में अगर मेडिकल इफेक्ट की बात करें, सो इंजरीज होंगी ऑब्वियसली, इंक्रीज इन एपिडेमिक्स। देखो कुछ बीमारियां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लो या फिर वायरल इन्फेक्शंस, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे बिकॉज पीपल आर इंजर्ड, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो ऑलरेडी वीक हो चुका है, प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं है, जगह नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है, सो दैट विल लीड टू इंक्रीज इन एपिडेमिक्स एंड डेथ ऑफ विक्टिम्स। सो आई होप ये इफेक्ट्स आपको याद रहेंगे। इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक आपको यहां पे दे रहा हूं, सीपेम। सीपेम, एस मतलब सोशल हो गया, ई मतलब इकोनॉमिक, ए मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल, पी मतलब पॉलिटिकल, अगेन ई मतलब एनवायरमेंटल एंड एम मतलब मेडिकल। इसमें से 4 आप अच्छे से प्रिपेयर करो एंड एग्जाम में आपको एटलीस्ट मैक्सिमम 2 ही पूछेंगे बिकॉज 2 मार्क के लिए आएगा ये। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ डिजास्टर। अच्छा, अब बात करते हैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। नेचर मतलब कैसे टाइप का डिजास्टर आया है, एंड स्कोप मतलब उसने कितना डैमेज किया है, इंटेंसिटी कितनी है डिजास्टर की। सो कैसे टाइप का डिजास्टर आया है एंड कितना डैमेज हुआ है, इसको बोलते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर। सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्कोप ऑफ डिजास्टर, उसकी इंटेंसिटी, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फेजेस दैट वी शुड अंडरस्टैंड आर एज फॉलोज। प्री डिजास्टर फेज होता है। प्री डिजास्टर फेज में हम क्या करते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पता है एक एरिया है विच इज अर्थक्वेक प्रोन एरिया, वहां पे अर्थक्वेक आने का चांस ज्यादा है, तो वहां पर जो बिल्डिंग बनाई जाएंगी दोज बिल्डिंग्स शुड बी अर्थक्वेक प्रूफ। तो ये एक हो गया तुम्हारा प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आएगा तो आएगा भी, तो मेरी बिल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए, द बिल्डिंग शुड बी अर्थक्वेक प्रूफ, दैट इज द पॉइंट। फिर सेकेंड पॉइंट होता है वार्निंग फेज। बहुत बार ऐसा होता है ना, मॉनसून में साइक्लोन आया है या कुछ हुआ है तो गवर्नमेंट वार्निंग इशू करती है, रेड अलर्ट आ जाता है कि घर से मत निकलना, बहुत ही इमरजेंसी कुछ काम हो तो ही जाना, अदरवाइज प्लीज बी सेफ, बी एट होम। जो भी नेसेसरी मटेरियल्स है, खाना पीना, मेडिकल, फर्स्ट एड किट वगैरह होता है, वो सब घर पे आप रेडी रखो, घर से मत निकलो। तो ये हो गया वार्निंग फेज। डिजास्टर आने के बाद आता है तुम्हारा इमरजेंसी फेज, ठीक है, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। आफ्टर द डिजास्टर देयर विल बी रिहैबिलिटेशन फेज। जितने लोग इंजर्ड हैं उनको मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए, जो टूट फूट गया है, रास्ते वास्ते टूट गए हैं, उनको थोड़ा थोड़ा क्लियर करेंगे, फिर से बनाने की कोशिश स्टार्ट होगी, यहां से रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। फिर आता है रिकवरी फेज एंड अगेन रिकंस्ट्रक्शन। लंबा फेज है, बहुत लंबा चलेगा, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, जितना नुकसान हुआ है उसको वापस बिल्ड करने में। तो इसमें से अपने को 3 पढ़ने हैं, ठीक है। अच्छा, इनको भी याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक यहां पे दिया हुआ है, PW अरे रे, PW अरे रे। प्री डिजास्टर फेज होता है तुम्हारा, वार्निंग फेज रहेगा, इमरजेंसी फेज, फिर आएगा रिहैबिलिटेशन, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। अरे रे, अरे रे रे, सॉरी, PW अरे रे रे, PW अरे रे रे, ठीक है। इसमें से हमें कौन से पढ़ने हैं, हमें इमरजेंसी करना है, हमें रिहैबिलिटेशन करना है एंड रिकंस्ट्रक्शन करना है। ये 3 फेज के ऊपर एग्जाम में आंसर आ सकता है। शुरू करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड फेज ऑफ इमरजेंसी। देखो, डिजास्टर आने के बाद जो पहले 48 घंटे होते हैं, 48 आवर्स, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को रेस्क्यू उसी टाइम में किया जा सकता है। आफ्टर 48 आवर्स, 2 दिन के बाद, द चांसेस ऑफ फाइंडिंग पीपल अलाइव, लोगों को जिंदा रेस्क्यू करने का जो चांस होता है ना, वो कम होते जाता है। सो ये जो फेज ऑफ इमरजेंसी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम लाइव्स कैन बी सेव्ड बाय क्विक एक्शंस ड्यूरिंग दिस फेज ओनली, ठीक है। पहले 48 घंटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ लिसन, यहां पर क्या क्या किया जाएगा, एग्जाम में आंसर में क्या क्या लिखोगे, पॉइंट्स। पहला, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जितने ज्यादा लोगों को ढूंढ कर बचा सकते हो बचाओ, उनको मेडिकल असिस्टेंस मिलना चाहिए प्रॉपर, अगर कुछ लोग इंजर्ड हैं तो उनको फर्स्ट एड मिलना चाहिए प्रॉपरली, करेक्ट है, ठीक है। नाउ रिस्टोरिंग कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो सेल टावर्स वगैरह जो होंगे
वो टूटेंगे फूटेंगे, फोन का जो नेटवर्क है वो चला जाएगा। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे टाइम पे है कम्युनिकेशन, यू शुड बी एबल टू रीच पीपल। सो सबसे पहले कम्युनिकेशन सर्विस को वापस रिस्टोर करना, वापस चालू करना बहुत ज्यादा जरूरी है ड्यूरिंग दिस फेज। ठीक है, मूविंग पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, अर्थक्वेक आया है फॉर एग्जांपल, तो वो जहां पे सब नुकसान हुआ है वहां से लोगों को शिफ्ट करके उनको टेम्पररी शेल्टर दिया जाएगा ना कहीं उन्हें रेफ्यूज एरिया में रखना पड़ेगा। सो मूविंग द पीपल फ्रॉम अफेक्टेड एरिया, करेक्ट। लास्टली ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर कैन बी एस्टिमेटेड इन दिस फेज। ग्रेविटी मतलब क्या, इंटेंसिटी, कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग इंजर्ड हैं, कितने लोग मर गए हैं, ये सारी बातें हमें इसी फेज में पता चलने वाली हैं। ग्रेविटी ऑफ द डिजास्टर विल बी एस्टिमेटेड इन दिस फेज। फिर आता है तुम्हारा ट्रांजिशनल फेज। देखो जब हमने लिस्ट पढ़ी थी PW अरे वहां पर रिहैबिलिटेशन फेज था, इट इज द सेम एज ट्रांजिशनल फेज। तो यहां पर क्या होने वाला है, रिहैबिलिटेशन वर्क विल स्टार्ट इन दिस फेज आफ्टर सबसिडेंस ऑफ द डिजास्टर। सबसिडेंस मतलब क्या, डिजास्टर खत्म हो चुका है। रिहैबिलिटेशन ये जो शब्द है ना, बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, इसका मतलब समझ लो, ध्यान से सुनना। रिहैबिलिटेशन मतलब गोइंग बैक टू नॉर्मल। एक एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी था जिसको फ्रैक्चर हो गया, तो प्लास्टर लगाया, फिर धीरे धीरे उसकी हड्डी जो है वो हील हो रही है, ज्वाइन हो रही है, फिर वो फिजियोथेरेपी लेगा, फिर से चलना सीखेगा, फिर वो नॉर्मल होगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, प्लास्टर लगाने से चलने तक का, फिजियोथेरेपी तक का, इस पूरे रिकवरी को हम क्या बोलेंगे, रिहैबिलिटेशन। एंड दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग। इंसान पे भी अप्लाई होता है, बिल्डिंग पे भी अप्लाई होता है। बिल्डिंग टूट गई है तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो टूटा हुआ पार्ट है उसका जो डेब्री होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा मुझे, फिर से खड्डा करना पड़ेगा, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग बनेगी। तो वो जो पूरा प्रोसेस होगा इट विल बी कॉल्ड एज रिहैबिलिटेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रिहैबिलिटेशन? गोइंग बैक टू नॉर्मल। इंसान के ऊपर भी अप्लाई होता है, बिल्डिंग पे भी अप्लाई होता है, ट्रांसपोर्ट सर्विस पे अप्लाई होता है, रास्ते पे अप्लाई होता है, कम्युनिकेशन पे अप्लाई होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये सब कहां होगा, अब ट्रांजिशनल फेज में होगा। तो यहां पे क्या करेंगे, क्लियरिंग ऑफ डेब्री, जो टूटे हुए पार्ट्स हैं उनको क्लियर करो, फिर से नया बनाना है ना, तो पहले तो कचरा हटाना पड़ेगा। देन रिस्टोरिंग वाटर सप्लाई, पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लीन वाटर। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज में तुम्हारे जो रास्ते टूटे हैं उनको फिर से बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो भी मेडिकल असिस्टेंस आएगा, रिलीफ का जो सामान आएगा, खाने पीने का, वो सब रास्ते से ही आएगा ना, ट्रक्स में आएगा। तो मेरे जो रास्ते हैं वो फिर से यूजेबल होने चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा मेरा, रिपेयरिंग द रोड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बहुत सारे अलग अलग एनजीओज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल हेल्प देते हैं विक्टिम्स को, एंड और भी कई तरह की हेल्प देते हैं, कपड़े देते हैं, शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, मेडिसिन देते हैं, राइट। एंड एक बात आपको यहाँ पे बताता हूँ, कोई भी डिजास्टर विक्टिम है जिसका घर वर टूट गया है, वो होमलेस हो गया है, उसकी जॉब चली गई है, उसकी सेविंग्स चली गई हैं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके लाइफ में क्या है कि ही डजंट हैव मनी। तो करेगा क्या, पैसा ही नहीं बचा उसके पास। एंड विदाउट मनी मेंटल स्ट्रेस कितना ज्यादा आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे बेस्ट चीज विक्टिम के लिए क्या होगी, इट विल हेल्प टू सूद द मेंटल स्ट्रेस ऑफ द विक्टिम इफ दे आर ऑफर्ड अ परमानेंट मीन्स ऑफ अर्निंग अ लाइवलीहुड। उनको जॉब देना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट वो एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल पाए, उनके पास कुछ पैसा फिर से आना स्टार्ट हो जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द ट्रांजिशनल फेज। इज दिस क्लियर? ठीक, फिर लास्ट फेज आता है अपना रिकंस्ट्रक्शन फेज। ये जो फेज है ऑब्वियसली इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फेज, लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा फेज है, एंड इट बिगिंस इन ट्रांजिशनल फेज। ठीक है, ट्रांजिशनल फेज में ही हमने कचरा वचरा साफ करना स्टार्ट किया, रास्ते बनाने शुरू किए, वाटर सप्लाई फिर से रिस्टोर किया। तो रिकंस्ट्रक्शन कहां शुरू हुआ था, ट्रांजिशनल फेज में स्टार्ट हो गया था। तो यहां पे क्या क्या होगा, पीपल विल स्टार्ट टू रिकंस्ट्रक्ट देयर बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज लाइक रोड, वाटर सप्लाई, ये सारी चीजें फिर से रिस्टोर होनी स्टार्ट होंगी। फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो बंद हो चुकी थी वो फिर से स्टार्ट होंगी। धीरे धीरे करके पीपल विल स्टार्ट गोइंग बैक टू नॉर्मल, लोगों का रिहैबिलिटेशन चलते रहेगा। तो ये 3 फेज अपने को एग्जाम में आ सकते हैं, तीनों एक साथ नहीं पूछेंगे, 2 मार्क के लिए एक फेज आएगा। राइट द पॉइंट्स ऑफ इमरजेंसी फेज या फिर ट्रांजिशनल फेज या फिर रिकंस्ट्रक्शन, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, एक पूछेंगे फॉर 2 मार्क्स, करके जाना तीनों। इज दिस क्लियर? वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम है अपने,
तो आना तो चाहिए। देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट इज आइदर प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर को होने ही मत दो। कुछ ऐसे डिजास्टर होते हैं जिनका रीजन हमें पता है एंड उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में जब बहुत ज्यादा बारिश आती है तो वाटर लॉगिंग होती है, रास्ते पे पानी भर जाता है, स्विमिंग पूल बन जाता है पूरा, करेक्ट। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, कि रास्ते पे साइड में ड्रेनेज पाइप्स होते हैं, आपने देखा रहेगा ऐसा। लोग क्या करते हैं ना, उसके अंदर पान खा के थूक के आते हैं, कचरा डाल देते हैं, वाटर बॉटल फिट करके चले जाते हैं दबा दबा के पूरा अंदर घुसा के। तो जब बारिश आएगी तो पानी ड्रेन नहीं हो पाएगा, ड्रेन नहीं होगा तो जमा होगा, जमा होगा तो वाटर किंगडम बनेगा, बोट लेके निकलना पड़ेगा रास्ते पे, करेक्ट। तो अगर मुझे रीजन पता है कि कोई डिजास्टर क्यों हो रहा है, तो एटलीस्ट मैं उसके प्रिकॉशंस लूंगा, प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करूंगा, सो दैट आई कैन प्रिवेंट द डिजास्टर। पहली बात, हर एक डिजास्टर को प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आई कैन मेक अरेंजमेंट्स टू फेस द डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल, साइक्लोन आने वाला है, उसको मैं मना भी नहीं कर सकता, वो आएगा, बट आई कैन मेक अरेंजमेंट्स टू फेस इट। फर्स्ट एड किट, राशन, इंपॉर्टेंट जो भी चीजें मुझे सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो सारी मैं घर पे रेडी रखूंगा, है कि नहीं। एंड आई विल अचीव द एबिलिटीज टू फेस द डिजास्टर। मतलब मुझे सीपीआर आना चाहिए, मुझे फर्स्ट एड किट में क्या क्या होता है, फर्स्ट एड कैसे अप्लाई करते हैं वो पता होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने आना चाहिए। आग लग गई तो क्या करोगे, मुंह देखोगे एक दूसरे का। यू मस्ट नो हाउ टू यूज द फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो इस डेफिनेशन में ना 3 पार्ट है। पहला पार्ट, या तो प्रिवेंशन ऑफ द डिजास्टर, प्रिवेंट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट मेक अरेंजमेंट्स टू फेस द डिजास्टर, और अचीव द एबिलिटीज टू फेस द डिजास्टर। 3 बात, कम ऑन, कैन वी रिमेंबर दिस? प्रिवेंट करो, मेक अरेंजमेंट्स टू फेस इट, और मेक अचीव द एबिलिटीज टू फेस द डिजास्टर। 3 पार्ट अपने को याद रखने हैं। दिस कैन बी आस्क्ड फॉर 1 मार्क। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगेन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव वही है, लोगों को बचाओ जितना हो सके, सेव ह्यूमन लाइफ ड्यूरिंग द कैलामिटी, रेस्क्यू पीपल, ठीक है। कैलामिटी मतलब डिजास्टर। दूसरी बात होती है सप्लाइंग एसेंशियल कमोडिटीज टू द पीपल टू रिड्यूस इफेक्ट ऑफ डिजास्टर। क्या क्या सप्लाई करेंगे, रिलीफ मटेरियल में क्या होगा, मेडिसिन होंगे, कपड़े होंगे, खाना होगा, शेल्टर होगा, कंबल होगा, टॉयलेट असेंशियल्स जो होते हैं, साबुन वगैरह होता है, ब्रश करने के लिए ब्रश होगा, पेस्ट होगी, ये सारी चीजें असेंशियल जो चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एक बात आपको बताता हूं, इस चैप्टर में ना सेम पॉइंट्स बहुत बार रिपीट होते हैं, रेस्क्यू पीपल, सेव पीपल, असेंशियल रिलीफ मटेरियल लोगों तक पहुंचाओ, फिर रिहैबिलिटेशन करो, रिकंस्ट्रक्शन करो। यही गाना अलग अलग सुर में गाया हुआ है, तो यही चीजें अपने को रिपीट करनी है कहीं कहीं पे, बहुत जगह पे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिस्टोर ह्यूमन लाइफ इन द रीजन बाय क्रिएटिंग रिकंसिलिएशन इन डिजास्टर। रिकंसिलिएशन इज नथिंग बट रिहैबिलिटेशन, गोइंग बैक टू नॉर्मल। तो धीरे धीरे रिस्टोर द ह्यूमन लाइफ, उनको फिर से नॉर्मल की तरफ लेके जाने की कोशिश करो बाय रिहैबिलिटेशन। होमलेस हो गए हैं तो शेल्टर देने की कोशिश करो, जॉब्स नहीं है तो जॉब्स दो, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड दो, खाना दो, है ना। ये सारी चीजें प्रोवाइड करके लोगों का रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, दे शुड गो बैक टू नॉर्मल। यहां पे शब्द क्या यूज हुआ है, रिकंसिलिएशन, विच इज सेम एज रिहैबिलिटेशन, ठीक। फिर से सेम पॉइंट, रिहैबिलिटेट द डिजास्टर विक्टिम्स। एंड लास्ट में बोलेंगे कंसिडरिंग प्रोटेक्टिव मेजर्स इन केस ऑफ फ्यूचर डिजास्टर एंड टेकिंग केयर टू रिड्यूस देयर इंटेंसिटी। मेरे घर में एक बार आग लग गई, मुझे पता चला कि वो क्यों लगी थी, तो अगली बार मैं प्रिवेंटिव मेजर्स लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, फायर एस्केप कैसे यूज करते हैं उसकी प्रैक्टिस मैं करूंगा, मुझे आना चाहिए ना फायर एस्केप यूज करने। मुझे स्मोक डिटेक्टर्स लगाने पड़ेंगे, मुझे फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने आना चाहिए, एट द सेम टाइम उसको चेक भी करना चाहिए कि चल रहा है कि नहीं। कभी कभी एक्सपायर हो जाता है, पता चला आग लगी, फायर एक्सटिंग्विशर चल नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें आई शुड बी एबल टू फॉलो, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने बहुत जरूरी है। यहां तक की कहानी क्लियर है, आगे चलते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, डिजास्टर मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, दूसरा होता है पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट। प्री मतलब डिजास्टर के पहले आप क्या करोगे, पोस्ट मतलब डिजास्टर आने के बाद आप क्या करोगे। तो प्री डिजास्टर मैनेजमेंट में होती है सारी प्रिपरेशन एंड प्लानिंग टू फेस एनी टाइप ऑफ डिजास्टर।
डिजास्टर आने के पहले आप प्रिपरेशन करके रखो, प्लानिंग करके रखो। दिस इंक्लूड्स पॉइंट नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द प्रो डिजास्टर एरियाज। ऐसे कौन से एरियाज है जहां पे डिजास्टर आने का चांस ज्यादा है, उनको आइडेंटिफाई करो। दूसरी बात, कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर, मतलब उस डिजास्टर से कितना डैमेज हुआ है ये आप आइडेंटिफाई करो, इसका इंफॉर्मेशन आप जमा करो। एंड ऑल्सो द प्रोबेबल साइट्स ऑफ डिजास्टर। दो चीजों की इंफॉर्मेशन जमा करनी है, ध्यान से सुनना, एक तो इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर एंड एक प्रोबेबल साइट। प्रोबेबल साइट मतलब डिजास्टर कहां आ सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन हम कहां से जमा करेंगे? फ्रॉम प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप्स एंड हैजार्ड मैप्स रेस्पेक्टिवली। इंटेंसिटी मैप क्या होता है? देखो ये वाला पहला मैप दिख रहा है, इट इज अ मैप मेड यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम डिजास्टर्स। इसमें आपको क्या पता चलेगा कि कहां कहां पर डिजास्टर से कितना कितना डैमेज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल चाइना में ज्यादा डैमेज हुआ है, इंडिया में थोड़ा कम डैमेज हुआ है, रशिया में बहुत कम डैमेज हुआ है। तो ये मैप मुझे क्या दिखाता है? डिजास्टर की इंटेंसिटी इन डिफरेंट रीजन्स। चाइना में ज्यादा इंटेंसिटी था, इंडिया में कम इंटेंसिटी है, रशिया में और कम है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड एक होता है हैजार्ड मैप, दूसरा वाला, ये मुझे क्या दिखाता है? ऐसे कौन से एरियाज है जहां पे डिजास्टर आने का चांस ज्यादा है, कौन सी प्रोबेबल साइट्स हैं जहां पे डिजास्टर आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये लाल वाला जो एरिया दिख रहा है ऊपर वाला, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहां पे डिजास्टर आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, दो मैप आपको समझ में आ गए। इंटेंसिटी क्या दिखाता है? इंटेंसिटी ऑफ डिजास्टर। एंड हैजार्ड मैप क्या दिखाता है? कहां कहां पर डिजास्टर आ सकता है। ठीक है, चलो तीसरी बात, गेटिंग स्पेशल ट्रेनिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। मॉक ड्रिल्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग तो लेनी जरूरी है, सीपीआर की ट्रेनिंग आनी चाहिए, फायर सेफ्टी, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने आना चाहिए, अर्थक्वेक आया तो क्या करोगे उसकी ट्रेनिंग भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट अबाउट जनरल पब्लिक। लोगों को ये सारी बातें नहीं पता, ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो उन तक पहुंचानी बहुत जरूरी है थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। गांव गांव में, स्कूल्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग कंपनीज में ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली मास मीडिया तो है, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड तो भेज ही सकते हैं, एंड यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी बनाया जा सकता है रिगार्डिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हो गया प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी डिजास्टर आने के बाद हम क्या कर सकते हैं? सेव पीपल, रेस्क्यू पीपल, हेल्प पीपल एज मच एज पॉसिबल, प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी हेल्प टू द विक्टिम्स ऑफ डिजास्टर। एंड ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो डिजास्टर से अफेक्ट नहीं हुए हैं, जो बच गए हैं। सो दोज लोकल पीपल जो अफेक्ट नहीं हुए हैं, दे शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सेविंग पीपल एंड अरेंजिंग हेल्प फॉर द विक्टिम्स। कुछ लोग होते हैं सिर्फ खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे, बाकी लोग काम कर रहे हैं, करने दो, हमें क्या करना है, हम बस बैठे रहेंगे। नहीं, दैट इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। अगर आपके सामने कोई डिजास्टर हुआ है एंड देयर आर पीपल हु नीड हेल्प, यू शुड बी एबल टू टेक एक्शन। ठीक है, बी अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ऑलराइट, एंड क्विक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेल्प सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स बोलो, हेल्प सेंटर, कंट्रोल सेंटर, ये सारी चीजें फटाफट सेटअप हो जानी चाहिए। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर नीड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेंटर्स। एंड एक लास्ट बात, वी शुड बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डिजास्टर रेस्क्यू। मदद करने के लिए हमेशा तैयार होना जरूरी है। एंड एक आखिरी बात, मान लो कोई डिजास्टर आया है एंड देयर आर पीपल हु आर इंजर्ड, एम्बुलेंस को आने के लिए टाइम लगेगा, आप खड़े हो, देख रहे हो, व्हाट कैन यू डू? कुछ तो प्राइमरी हेल्प, प्राइमरी ट्रीटमेंट आप दे सकते हो, है कि नहीं? विक्टिम्स ऑफ द डिजास्टर नीड टू बी ऑफर्ड सम प्राइमरी हेल्प बिफोर एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट अराइव्स। बिफोर डॉक्टर आए, कोई भी आए, आपके सामने अगर कोई इंजर्ड पर्सन है तो उसको कुछ तो रिलीफ आप दे सकते हो ना। दैट रिलीफ, दैट प्राइमरी हेल्प इज कॉल्ड एज फर्स्ट एड। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड? वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। काफी सारे पॉइंट्स हैं, अपने को एटलीस्ट 4 तो करके जाने हैं। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड, पॉइंट नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ डेथ, मरने मत दो, ट्राई टू कीप हिम अलाइव एज लॉन्ग एज पॉसिबल, रिमूव द कॉज विच रिजल्टेड इन डैमेज। मान लो मेरे पैर पे बहुत बड़ा पत्थर गिरा एंड फ्रैक्चर हो गया, उस पत्थर से डैमेज हो रहा है तो रिमूव द पत्थर, रिमूव द कॉज विच रिजल्टेड इन डैमेज, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर फर्स्ट एड। प्रिवेंटिंग डिटीरियोरेशन ऑफ कंडीशन ऑफ विक्टिम, विक्टिम के हेल्थ को, उसके कंडीशन को और खराब मत होने दो, उसको स्टेबल रखने की कोशिश करो जितना हो सके। सेव लाइव्स, यस। ब्रीथिंग शुड बी ब्रॉट बैक टू नॉर्मल, उसकी ब्रीथिंग वापस नॉर्मल पे लेके आने की कोशिश करो, सीपीआर देना पड़े तो दे दो।
अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द विक्टिम, कवर द वुंड इमीडिएटली, आपको जो भी कपड़ा दुपट्टा साड़ी मिलती है कवर करो वुंड को, सो दैट एक तो इन्फेक्शन ना हो कोई बैक्टीरिया का या जो भी है, एंड यू कैन स्टॉप द ब्लड लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीव द पेन्स ऑफ द विक्टिम। सिंपल है, इसमें से अपन कितने करके जाएंगे, एटलीस्ट 4 अपने को अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। नाउ फर्स्ट एड किट जो होती है, डब्बा होता है फर्स्ट एड का, उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ध्यान से सुनते हैं। बैंडेज स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, ये भी बहुत सारे 17 पॉइंट दिए हुए हैं, आप सिर्फ 5 या 6 याद रखो, मोर देन सफिशिएंट। अलग अलग बैंडेज होंगी, ठीक है। वुंड गॉज, अगर कोई कटवट हो गया तो उसके ऊपर ऐसा ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं वुंड गॉज, ये उस कट को बंद करने की कोशिश करेगा एंड ब्लड लॉस को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, ठीक। ट्रायंगुलर एंड सर्कुलर बैंडेज, ये तो हो गई सर्कुलर बैंडेज, इस तरह से लपेटेंगे, एंड ट्रायंगुलर बैंडेज को इस तरह से अगर फ्रैक्चर हुआ है, स्प्रेन हुआ है, तो आप यूज कर सकते हो टू कीप योर हैंड स्टेबल, ठीक है। नाउ मेडिकेटेड कॉटन रहेगा, हैंड ग्लव्स रहेंगे, क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ पीसेस, कपड़े रहेंगे साफ सुथरे, सोप रहेगा, साबुन रहेगा, एंटीसेप्टिक डेटॉल सेवलॉन, सेफ्टी पिंस रहेंगी, ब्लेड, स्मॉल पिंस, टाचनिया, नीडल्स, ठीक है, बैंडेड रहेगा अलग अलग साइज का शेप का, टॉर्च रहेगा, सीजर रहेगी, थर्मोमीटर रहेगा, एंड पेट्रोलियम जेली, वैसलीन जो होता है वो भी आप मॉइस्चराइजर की तरह तो यूज करते ही हो, लेकिन अगर जल गया है, कट हो गया है, वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज एवरीथिंग विच शुड बी प्रेजेंट इन अ फर्स्ट एड किट, इसमें से आप 5-6 पॉइंट याद रखो, मोर देन सफिशिएंट। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ द दिस लेक्चर, दैट इज मॉक ड्रिल्स। सिंपल भाषा में मॉक ड्रिल मतलब क्या, अ ट्रेनिंग और अ प्रैक्टिस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर डिजास्टर होता है तो आप उसको फेस कर पाओगे या नहीं, उसकी प्रैक्टिस यहां पे की जाएगी, ठीक है। नाउ इट इज अ प्रैक्टिस टू चेक द प्रिपेयर्डनेस ऑफ फेसिंग द डिजास्टर। आग लगी है तो आप उसको बुझा सकते हो या नहीं, आपका प्रिपरेशन कैसा है टू फेस द डिजास्टर, वो यहां पे चेक किया जाएगा। वर्चुअल सिचुएशन ऑफ द डिजास्टर इज क्रिएटेड, नकली डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा टू चेक रिएक्शन टाइम। मतलब अगर स्कूल में आग लगती है तो सारे बच्चे टाइम टू टाइम इवैक्यूएट कर पाते हैं या नहीं कर पाते, कितना टाइम लगता है, कितना रिएक्शन टाइम लग रहा है, वो यहाँ पे अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। एंड ट्रेन्ड पर्सनल आर प्रेजेंट, प्रोफेशनल्स होंगे वहां पे जो आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको सिखाएंगे, एंड पूरा जो प्रोग्राम है मॉक ड्रिल का वो ओवरसी करेंगे, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो देखेंगे बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इतनी बात। बहुत सारे स्कूल्स में फायर सेफ्टी के लिए मॉक ड्रिल की जाती है, तो वहां पे क्या क्या सिखाते हैं, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फायर, फायर को कैसे बुझाओगे आप अलग अलग तरीके से, एक्सटिंग्विशर से तो बुझाना ही है, लेकिन देर आर अदर वेज यू कैन एक्सटिंग्विश अ फायर, वो भी सिखाया जाएगा आपको। रेस्क्यूइंग पीपल ट्रैप्ड एट हायर फ्लोर्स, कोई फर्स्ट फ्लोर पे अटक गया तो उसको नीचे कैसे लाओगे, वहां का जो दरवाजा है वो बंद हो गया है, वहां पे आग लगी हुई है, तो बंदा निकल नहीं सकता है, उसका जो एग्जिट है वो ब्लॉक हो गया है, तो उसको आप नीचे कैसे लाओगे, वो यहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। रेस्क्यूइंग पीपल हुज क्लोथिंग हैव कॉट ऑन फायर, कपड़े पे अगर किसी के आग लग गई है तो उसको आप कैसे बचाओगे या फिर उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे, सेव कैसे करोगे। देखो याद रखना ये टॉप ड्रॉप रोल, उस आदमी को बोलने का रोक, भाग मत, स्टॉप, खाली पड, ड्रॉप आणि रोल, असं असं फिर। जब वो रोल करेगा, ध्यान से सुनना, आग जो होती है उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए टू बर्न। जैसे वो रोल करेगा आग का और ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है वो कट हो जाएगा, तो द फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। कहानी समझ में आ रही है सबको, मॉक ड्रिल की पॉइंट समझ में आ गए। आपका प्रिपरेशन चेक करने के लिए किया जाता है। वर्चुअल सिचुएशन ऑफ अ डिजास्टर इज क्रिएटेड टू चेक द रिएक्शन टाइम, आप कितने टाइम में रिएक्ट कर रहे हो। ट्रेंड प्रोफेशनल्स आके आपको सिखाएंगे, पूरा जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट एक आंसर एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल। 4 ऑब्जेक्टिव हैं, वेरी बेसिक, फटाक से देख लेते हैं, चलो। इवैल्यूएटिंग द रेस्पॉन्स टू द डिजास्टर, डिजास्टर के लिए जो आपने रेस्पॉन्स दिया क्या वो सही था, क्या वो इफेक्टिव था, बराबर था या नहीं था, ये आप इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएशन मतलब क्या, देखना, जज करना, बराबर था या नहीं था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओन एबिलिटीज, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो, आप डिजास्टर को फेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इंप्रूविंग योर एबिलिटी
ऑफ क्विक रेस्पॉन्स टू द डिजास्टर। जितना आप ट्रेन करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना जल्दी रिएक्ट कर पाओगे, उतना रिस्पॉन्ड अच्छे से कर पाओगे। चेक द कंपिटेंसी ऑफ द प्लान्ड एक्शंस। सेम, जो आपने रेस्पॉन्स दिया, ठीक है, जो आपकी एक्शंस थी, क्या वो सही थी, इफेक्टिव थी, उनकी कॉम्पिटेंसी चेक करो एक्शंस की, ठीक है। एंड लास्टली, आइडेंटिफाई द पॉसिबल एरर्स एंड रिस्क। आपका जो प्लानिंग था उसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक्स थी, एरर्स थी, या फिर कुछ रिस्क था, तो वो पता करो एंड उसको रेक्टिफाई करो, मतलब सुधार दो। ये 5 पॉइंट बेसिक थोड़े करके जाना, एंड ये हो गए तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉक ड्रिल। वेरी सिंपल। एंड यहाँ होता है अपना ये IAMP टॉपिक वाला लेक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट समाप्त। आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। सारे डाउट्स वगैरह जो भी हैं क्लियर हुए होंगे आपके यहाँ पे। एंड आई डोंट नो कितना लंबा लेक्चर है, बिकॉज वाइल रिकॉर्डिंग आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग द रिकॉर्डिंग इज। 40-45 मिनट्स मे बी, आई डोंट नो, जस्ट एन एस्टिमेशन। एनीवे, जो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे सारे नोट्स एंड क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो गो थ्रू करो एंड लेट मी नो इफ इट इज हेल्पफुल और नॉट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना इफ इट वाज हेल्पफुल और नॉट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टूडल्स।